जो सेक्टर साल के पहले 6 महीनों तक मार्केट का सबसे हेटेड सेक्टर बना हुआ था, वही जुलाई में बेस्ट परफॉर्मर बन गया है। क्या आप इंडियन आईटी सेक्टर के कमबैक पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरी तरफ बाबा रामदेव का पतंजलि सिर्फ टूथपेस्ट, घी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आगे जाकर अब ऑफिशियली इंश्योरेंस भी बेचेगा। एंड थर्डली, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, इसके लिए टाटा पावर ने एक टाइमलाइन भी सेट कर दी और साथ ही एक बेहद बड़ा टारगेट भी। और आज की ट्रेंडिंग न्यूज यूएस से। अमेरिका के नए फेड चेयर केविन वॉश ने इस बार इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बॉन्ड मार्केट में ऐसा रिएक्शन आया कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठने लगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हो। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, रेलेवेंट लगते हैं, आप रोज देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में सिर्फ एक महीने में इंडियन आईटी स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स के लिए 3.82 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट वैल्यू क्रिएट कर दिया। जुलाई एक्सपायरी तक निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 15.66% की रैली दिखा दी है। इंडेक्स के सारे 10 स्टॉक्स ग्रीन में रहे और उनमें से 7 स्टॉक्स ने 15% से भी ज्यादा का रिटर्न भी दिया है। सबसे ज्यादा गेन परसिस्टेंट सिस्टम्स ने दिखाया, जिसका स्टॉक 26% चढ़ा। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज ने 25%, LTI माइंडट्री ने भी 25%, TCS ने 20% और टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और इन्फोसिस ने भी डबल डिजिट गेन्स रिकॉर्ड किए हैं। नॉर्मली जब किसी सेक्टर में इस तरीके की बुलिश बाइंग देखने को मिलती है तो फिर फ्यूचर मार्केट्स में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन इस बार आईटी सेक्टर का एग्रीगेट फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट 22% गिर गया। इसका मतलब यह हो सकता है कि नए बायर्स अग्रेसिवली एंटर नहीं कर रहे थे और जो ट्रेडर्स पहले डाउन साइड पर बेट लगा रहे थे उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर लिया। फिर भी सेंटिमेंट में एक चेंज देखने को जरूर मिल रहा है। पिछले कुछ समय से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप कंपनीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, लेकिन अब इन्वेस्टर्स अपने एआई ट्रेड्स को दोबारा से इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ ग्लोबल एआई रिलेटेड स्टॉक्स में वीकनेस भी देखने को मिली है और इसी बैकड्रॉप में इंडिया का आईटी सर्विसेज सेक्टर एक इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए जब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स प्रेशर में आए तो कुछ कैपिटल आईटी सर्विसेज कंपनी की तरफ रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एआई ट्रेड में पॉज आने से आईटी सर्विसेज स्टॉक को टैक्टिकल अपसाइड मिल सकता है और उनके हिसाब से ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में करेक्शन के बाद इन्वेस्टर्स को आईटी कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो अट्रैक्टिव लग रही है। प्लस स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो यील्ड्स इज आल्सो अ फैक्टर फॉर देम। ऑल्सो जैसे जैसे कंपनीज एआई पायलट से रियल एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगी, वैसे वैसे डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे एरियाज में भी डिमांड बढ़ सकती है और इससे आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ आईटी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स और आगे के लिए पॉजिटिव गाइडेंस भी दी है। पर्टिकुलरली इनके एआई बिजनेसेस स्केल हो रहे हैं, जो इस रैली का एक रीजन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कंसर्न्स खत्म हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अर्निंग्स पिक्चर अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पूरी रैली को फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाए या जस्टिफाई किया जा सके। बट ओवरऑल जुलाई ने इंडियन आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट को कंप्लीटली बदल दिया है। अब असली टेस्ट अगस्त और उसके बाद होगा। अगर शॉर्ट कवरिंग की जगह पर फ्रेश इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है और एआई को थ्रेट के बजाय रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया जाता है, तब ये रैली और सस्टेनेबल बन सकती है। क्या आपको लगता है कि ये आईटी स्टॉक्स का कमबैक है या फिर अभी भी आप पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है? दूसरी स्टोरी में बाबा रामदेव अब इंश्योरेंस भी बेचने वाले हैं। IRDAI ने पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप के लगभग 4500 करोड़ रुपीस के मैग्मा जनरल इंश्योरेंस एक्विजिशन को अप्रूवल दे दी है। यानी इस डील ने अपना सबसे बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। मार्केट के लिए इसके मायने साफ हैं। FMCG के बाद अब इंश्योरेंस सेक्टर भी पतंजलि के मैसिव एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा बनने वाला है। बट ये काम कैसे करेगा? इसके लिए पहले हमको डील स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक्चुअली पतंजलि मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में 73.6% स्टेक को एक्वायर करेगी, जबकि रजनीगंधा पान मसाला बनाने वाला डीएस ग्रुप को इन्वेस्टर के फॉर्म में 24.5% स्टेक खरीदेगा। इंटरेस्टिंगली पतंजलि यहां पर किसी स्ट्रगलिंग कंपनी को रेस्क्यू नहीं कर रही है। जल्दी से 3 पॉइंट्स में समझा देती हूं कि कैसे मैग्मा जनरल इंश्योरेंस ने स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल टर्न अराउंड दिखाया है। फर्स्ट, FY 21 से 25 में प्रीमियम ग्रोथ दिखी है। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 22% कैगर से बढ़ा, जो कि इंडस्ट्री के 10% एवरेज से डबल है।
FY24 में 141 करोड़ रुपीस के लॉस के बाद कंपनी ने FY25 में प्रॉफिट देखा और FY26 के पहले 9 महीनों में 27 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। थर्ड बात यह है कि कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन 1.81x है, जो कि मैंडेटरी 1.5x रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी आगे है। मतलब कि पतंजलि ने किसी कमजोर प्लेयर पर दांव नहीं लगाया है। मैग्मा के पास ऑलरेडी 70 से ज्यादा जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन असली क्वेश्चन यहां पर यह आ जाता है कि पतंजलि अपने मार्केट प्रेजेंस से इसे स्केल कैसे करेगा। मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर एक्चुअली दिखाई देता है कि सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में पेनिट्रेट किया जाए, जहां पर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करती हैं। और यहीं पर पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन मोड काम आएगा 3 तरीकों से। फर्स्ट, पतंजलि के FMCG प्रोडक्ट्स देश भर के लगभग 2 लाख रिटेल काउंटर्स पर मिलते हैं। इस रिटेल फुटप्रिंट को माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रॉस सेल करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेकंड, पतंजलि के पास 250 मेगा स्टोर्स और रिलायंस रिटेल, स्टार बाजार जैसे नेशनल रिटेल चेन्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इन फिजिकल टच पॉइंट्स को कस्टमर ऑनबोर्डिंग और एजेंट नेटवर्क्स के सेंटर्स की तरह भी लेवरेज किया जा सकता है। और थर्ड, सेमी अर्बन और रूरल कंज्यूमर्स के बीच पतंजलि का स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी और गुडविल है। इस कंज्यूमर ट्रस्ट को यूज करके ट्रैक्टर, हेल्थ, क्रॉप और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज को आसपास के टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। तो पतंजलि की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो काफी प्लेन है, सिंपल है। जैसे उन्होंने स्वदेशी FMCG प्रोडक्ट्स को हर घर तक पहुंचाया, वैसे ही प्लान अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए भी फॉलो किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि पतंजलि अपने किराना और FMCG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज करके रूरल इंडिया में इंश्योरेंस भी सेल कर पाएगी? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। तीसरी स्टोरी में टाटा पावर का टारगेट है कि वो 2032 तक अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल कर दे। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के पावर सेक्टर के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री डेकेड्स पुरानी स्टेट मोनोपोली के बाद हो रही है। टाटा पावर के CEO प्रवीर सिन्हा के मुताबिक कंपनी 2028 के शुरुआती फेज में कंस्ट्रक्शन शुरू करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज के लिए फाइनल रूल्स और रेगुलेशंस नोटिफाई भी करने होंगे। कंपनी का यह मानना है कि अप्रूवल मिलने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस कंप्लीट करने में लगभग 12 to 14 मंथ्स लग सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग भी काफी आगे बढ़ चुकी है। टाटा पावर ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और वहां जियो टेक्निकल स्टडीज भी शुरू हो चुकी हैं। अब कंपनी गवर्नमेंट के फाइनल फ्रेमवर्क का इंतजार कर रही है, जिसमें यूरेनियम की लॉन्ग टर्म सप्लाई और प्राइसिंग स्टेबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को क्लैरिफाई किया जाएगा। ये जो डेवलपमेंट है वो देखा जाए तो सिर्फ टाटा पावर की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया की ब्रॉडर एनर्जी स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। पिछले साल पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया था जिसने कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया था। इसके पीछे पर्पस ये है कि गवर्नमेंट खुद का टारगेट अचीव करना चाहती है। 2047 तक इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को 11 गुना बढ़ाना चाहती है। फिलहाल न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सिर्फ 3% के आसपास है और देश की पूरी इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी जो 8.8 गीगावाट है, वो अभी स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के पास ही है। तो अगर फ्यूचर एक्सपेंशन को रियलिटी में बदलना है तो फिर गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस सेक्टर में लगभग 19.3 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। वैसे ये जो ट्रेंड है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंटरेस्ट दोबारा से रीइग्नाइट हो रहा है। 2011 के फुकुशिमा डिजास्टर के बाद कई कंट्रीज कॉशियस हो गई थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से न्यूक्लियर पावर को फिर से एक रिलायबल क्लीन एनर्जी सोर्स की तरह देखा जा रहा है। जैसे कि जापान रिएक्टर्स को रीस्टार्ट कर रहा है, जबकि चाइना, साउथ कोरिया और बांग्लादेश जैसे देश नए न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं और अब इंडिया भी इसी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। इसी महीने ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम सप्लाई और एनर्जी कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने पर भी सहमति दे दी है। ऐसे में टाटा पावर का ये प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट सिर्फ एक नया पावर प्लांट नहीं होने वाला है। ये इंडिया के एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करने, एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बढ़ाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। तो इंडिया का पहला प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ये जो टाटा पावर का प्लान है, मूव है, आप उसे कैसे देखते हैं एज एन इन्वेस्टर? अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स 3.5 से 3.75% पर अनचेंज्ड रखा है, लेकिन मीटिंग के बाद फेड चेयर केविन वॉश मार्केट्स को ये क्लियर नहीं कर पाए कि फ्यूचर में यूएस में रेट हाइक्स किस कंडीशन में होगा। इसी कंफ्यूजन के बाद 30 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड
2007 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, जबकि ट्रेडर्स ने अगले फेड मीटिंग में रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस को भी कम कर दिया है। इंटरेस्टिंगली, वॉश ने अपने प्रेडेसेसर जेरोम पावेल की क्रिटिसिज्म करते हुए हमेशा ये कहा कि सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि वॉश खुद इन्फ्लेशन स्ट्रैटेजी और फ्यूचर पॉलिसी सिग्नल्स को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस देने से भी इनकार कर दिया और ये हिंट भी दे दिया है कि फ्यूचर में फेड अपना प्रिफर्ड इन्फ्लेशन मेजर भी रिव्यू कर सकता है। अब इससे मार्केट में काफी हद तक अनसर्टेनिटी बढ़ गई। इन्वेस्टर्स को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्फ्लेशन हाई रहने पर फेड एग्जैक्टली कब और कैसे रिएक्ट करेगा, और जब सेंट्रल बैंक का मैसेज अनक्लियर हो तो बॉन्ड डील्स और फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। कमेंट फेड अगर आप समझना चाहते हैं कि फेड चेयर का हर वर्ड दुनिया भर के मार्केट्स को क्यों और कैसे मूव कर सकता है। तो बताइए आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.